तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। हमने लेट कर लिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है, लिख लेते हैं ये लाइन, लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स then every square matrix A can be written as every square matrix capital A can be written as या can be expressed as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। किसी भी मैट्रिक्स ए को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे वो देख लेते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम लिखेंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमें ए गिवन होगा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल देंगे और जब ए और ए ट्रांसपोज दोनों आ जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। जो ये मैट्रिक्स बना है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये जो दूसरा बना हुआ है ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बहुत इजी सा क्वेश्चन इसका होगा, बोर्ड लेवल का है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। तो हमें ए गिवन होगा, बस ए गिवन होगा उसी को जो है ए डैश निकाल देंगे और बस इसी में वैल्यू पुट कर देना है। बस ये ध्यान रखना है हमको कि इनको प्लस नहीं कर देना है कि हाफ कॉमन लेके प्लस कर दोगे तो फिर तो वही मैट्रिक्स ए बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक है, तो ये तो अभी हम कर ही सकते हैं कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो देखो ए डैश प्लस ए डैश का डैश और ए डैश का डैश तो ए के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ गया ए प्लस ए डैश। इसका मतलब ए प्लस ए डैश के डैश को ए प्लस ए डैश के इक्वल लिख सकते हैं, तो इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली दूसरे वाले को भी कर सकते हो कि ए माइनस ए डैश का जब डैश करोगे तो ए डैश माइनस ए आ जाएगा क्योंकि डैश का डैश सेम आ जाएगा वही। तो ए माइनस ए डैश का ये बन गया हमारे पास। तो ए माइनस ए डैश का जो डैश है वो माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश की इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब क्लियर है बात यहाँ पर कि किसी भी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में हम लिख सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन है किस तरीके से हम लिख लेते हैं, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी ट्रांसपोज ए बी is
बी ट्रांसपोज ए बी भी हमको बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलो चेक करके बताओ इसको। बी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, बस बी कोई एक मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज ए बी क्या होगा। ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बस इतना गिवन है। तो बहुत इजी सा एक लाइन का काम होगा इसमें। करो और बताओ कौन सा होगा, सिमेट्रिक के स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं चेक हो पाया कि हो गया चेक। बहुत इजी सा काम है, इसमें इतना खास काम नहीं है। देखो ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए डैश की वैल्यू माइनस ए की इक्वल होगी। अब बी ट्रांसपोज ए बी के बारे में हमको बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो बी ट्रांसपोज रहेगा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस है और बी ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तो माइनस आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी आ गया। तो बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज जब हमने किया तो माइनस के साथ बाहर आ गया। तो अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया कि नहीं। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए क्या होगा। तो ये क्वेश्चन याद रखने हैं, ये कभी जेई में पूछे भी गया है कि अगर ए और बी जो है वो टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then AB plus BA are also symmetric matrix। ठीक है ना, इसको प्रॉपर्टीज करके लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन हटा के प्रॉपर्टीज करके लिख लेते हैं। ठीक है, और इसी में लिख लो कि ए बी माइनस बी ए की बात अगर होगी तो ए बी माइनस बी ए जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then AB minus BA are also skew symmetric matrix। तो AB minus BA भी skew symmetric matrix होगा। and AB plus BA
इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया। और ये सब बड़े आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ज़रूर, ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको ज़रूर आप प्रूफ करें, और अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ें फिर। अब देखो यहाँ पर करने के बाद फिर हमें थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स का आइडिया होना ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात हुई है हमारी। यस और नो? तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, डिटर्मिनेंट से कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मैट्रिक्स में बहुत सारी जगहों पे डिटर्मिनेंट्स का यूज़ होगा, तो सिर्फ थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ होने वाली हैं उनको लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स की, जो मैट्रिक्स में यूज़ होंगी। वैसे तो ये फिर पूरा का पूरा चैप्टर होगा, उसको हम करेंगे बाद में, मैट्रिक्स के बाद ही करेंगे। अभी सिर्फ ये लिख लेते हैं कि जो डिटर्मिनेंट्स है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, पहली बात तो ये। और ये आपको पता भी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स आपको एक्सपैंड करना सभी को आता है। ए जो है एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? देन इट्स डिटर्मिनेंट्स इज डिनोटेड बाय, इसके जो डिटर्मिनेंट्स को हम डेल्टा ए से ऐसे डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए बोल देते हैं, या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं डी टी ब्रैकेट में है। कई बार डेल्टा का भी यूज़ कर लेते हैं। और इसका मेथड क्या होता है? इसको डिटर्मिनेंट्स को पहले तो इस तरीके से लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स का साइन सिंपल दो रॉड की तरीके, वर्टिकल लाइन के तरीके, इससे हम डिनोट करते हैं। तो A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। और जो इसका साइन कन्वेंशन है वो प्लस माइनस प्लस करके होता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से सबका साइन कन्वेंशन होता है। तो पहले हम प्लस का A1 ले लेते हैं, A1 के सामने का और A1 के नीचे का ये दोनों गायब कर देते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास? B2 B3, सबको A क्रॉस B निकालना तो सबको आता ही होगा, C2 C3 माइनस फिर A2 ले लेते हैं, विथ साइन ले रहे हैं, पहले को प्लस के साथ दूसरे को माइनस के साथ, फिर A2 के नीचे का और A2 के साइड का ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो B1 B3 और C1 C3 आ जाएगा। और फिर प्लस A3 के साथ जब लेंगे तो A3 के नीचे का गायब हो जाएगा, B1 B2 और C1 C2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो A1 के बाद क्या आ जाएगा? B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 के साथ B1 C3 माइनस C1 B3 और प्लस A3 के साथ B1 C2 माइनस C1 B2, ये आ जाएगा। तो ये तो 2/2 का पता ही था, 2/2 का ये लिखा हुआ है, 2/2 का ये हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया, और 3/3 का ये हमारा हो गया। तो डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड ऐसे ही करेंगे, इसकी वैल्यू ऐसे ही निकलेगी, और ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। जैसे मैट्रिक्स होता है तो वो मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स के टर्म में आएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट्स हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की जो है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी।
ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज जो मैट्रिक्स में यूज होंगी वो कौन कौन सी हैं, तो लिख लेते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स जो मैट्रिक्स में यूज होने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स हमको ए और बी गिवन है, उनका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उनका प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकालो, या इन दोनों को अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के प्रोडक्ट कर दो, सेम रहेगा। तो हमारे लिए इजी कौन सा होगा भाई, क्वेश्चन में दिया है ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है, और कह रहा है ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो हम मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के फिर प्रोडक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज कर दें तो वो ए के इक्वल होगा। ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इधर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो ए हमारे पास है 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 6 यानी -2 आएगा। अब जरा इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 3 2 4, और फिर इसका भी डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये भी 4 माइनस 6 यानी -2 ही आएगा। तो ए और ए ट्रांसपोज तो इक्वल नहीं होते हैं, ये तो स्पेशल कंडीशन है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, लेकिन डिटर्मिनेंट में दोनों की वैल्यू सेम होगी, चाहे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो या ए का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि कोई स्केलर क्वांटिटी के का मल्टीप्लाई अगर हम किसी मैट्रिक्स में कर देते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो के की पावर n बाहर आएगी। n जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। लिख लेंगे इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जैसे 2 बाई 2 का है तो के स्क्वायर बाहर आएगा, 3 बाई 3 का है तो के क्यूब बाहर आएगा, 4 बाई 4 का अगर डिटर्मिनेंट्स है तो 4 के टू द पावर 4 बाहर आएगा। बात समझ में आ रही है ये? ओके, जैसे मान लो यहाँ पर हमने कोई एग्जांपल से हम समझना चाहते हैं, तो ए हमारे पास ये है, ए की वैल्यू अभी हमने ऊपर ली थी 1 2 3 4, इसको सॉल्व किया था तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आया था -2। अब जरा के ए कर लेते हैं, अभी हमारे पास मैट्रिक्स तो ये यही था ए, फिर इसका डिटर्मिनेंट करके एक्सपेंड किया, तो जब के ए करोगे तो यहाँ के आ जाएगा, यहाँ 2 के, यहाँ पे 3 के, और यहाँ पर 4 के आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये तो मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट करोगे तो के 2 के 3 के और 4 के, और जरा मल्टीप्लाई कर दो तो 4 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर, तो -2 के स्क्वायर। तो के ए का जो डिटर्मिनेंट था वो -2 किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की,
तो के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अगर के क्यूब कब आता, जब 3/3 का होता, सब में के होता, सारी तीनों रो में के और तीनों कॉलम में के, तो के क्यूब बाहर आ जाता। क्लियर हो रही बात? ये भी ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेई में कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खास ध्यान रखना इसे। चलिए फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। अगर ए और बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो जरा मुझे बताओ कि अगर मैं ए बी निकालूं और बी ए निकालूं तो क्या वो सेम आएंगे कि डिफरेंट आएंगे? ए बी और बी ए की वैल्यू अगर हम मैट्रिक्स में निकालते हैं तो क्या वो दोनों सेम आएंगे कि डिफरेंट आएंगे? आपने देखा होगा जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किया होगा तो उसमें देखा होगा कि हम ए बी निकालते हैं तो कुछ डिफरेंट आता है, और जब बी ए निकालते हैं तो कुछ डिफरेंट ही आएगा। तो ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट ही आते हैं जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। अगर ये सेम ऑर्डर के हैं तो दोनों का जब मैट्रिक्स निकालोगे तो वो अलग अलग आएगा, लेकिन जब उनको एक्सपैंड करके उनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालोगे तो वो दोनों सेम वैल्यू देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफ्रेंशिएट करती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ए और बी मैट्रिक्स अगर हमको गिवन है, अगर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी और बी ए अलग अलग आएगा, लेकिन अगर हम उन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ए बी और बी ए जो है वो डिफरेंट नहीं आएगा, वो सेम आएगा, लेकिन जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तब। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को अभी भी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख लेते हैं फिर। अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कंफर्म है कि 0 होगी। कोई भी हमने चेक किया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चाहे वो 3/3 का हो या 5/5 का हो, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर जो होता है वो हमेशा 0 होगा, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। ए अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने चेक कर लिया कि भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटर्मिनेंट सीधे 0 ले लेंगे, ठीक है। फिर उसको एक्सपैंड करके सॉल्व करके दिखाएंगे नहीं, हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर अगर होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होती है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इवन ऑर्डर का होता है, अगर इवन ऑर्डर का होता है देन फिर क्या होगा, तो देन लिख लेते हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होगी और परफेक्ट स्क्वायर में आएगी। जैसे 16 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, 49 आ गया,
तो इस तरीके से इवन ऑर्डर का जो स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ऑड ऑर्डर का जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो आप देखते ही डायरेक्ट आंसर दे देंगे इसका। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? तो प्रॉपर्टी नंबर ये 5 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखते हैं। वैसे ये सारी प्रॉपर्टी जो 5 वाली ये हम अभी डिटर्मिनेंट में भी पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हमें कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया है, इफ ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ A1 A2 A3 कॉमा करके ऐसे दिए हुए हैं AN तक, देन अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो फिर इनका सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 A2 A3 से लेके कहाँ तक AN। फिर इसको एक्सपैंड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -0, तो 1 इंटू 2 हो गया। देखो अगर इसी तरह 3/3 का ले लोगे तो इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 0 0 0 0 0 0 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ना। तो अब इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो हो सकता है 4 ऑर्डर का हो, 5 ऑर्डर का हो, 1000 ऑर्डर का हो, तो हमें क्या करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देना है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं कि हम चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन निकालें या ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी, बस एन जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन हमको ए गिवन है, ये 1 2 3 4 5 0 0 5 6। अब इन्होंने कहा है कि भाई ए की पावर 6 का डिटर्मिनेंट निकालो, ए टू द पावर 6 करो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो हमें फिर ए की पावर 6 करने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, पहले हमें ए स्क्वायर निकालें, फिर ए की पावर 4 निकालें, फिर ए की पावर 6 निकालें। तो उससे अच्छा क्या होगा कि हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर देंगे कि ए की पावर 6 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 6 होगा। तो हमारा मेन मोटो हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो और फिर उसकी पावर 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, तो ये भी बात क्लियर होगी हमको। अब बात करते हैं कुछ और मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ में और आगे बन जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं हमारी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है क्या, ये पूरा प्रोसेस है मैट्रिक्स को सॉल्व करने का। पहले हम क्या करते हैं, इनके को फैक्टर्स निकालते हैं। अब ये को फैक्टर और माइनर क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के पहले हमको को फैक्टर और माइनर्स का आइडिया होना ज़रूरी है। तो हम पहली हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, को फैक्टर्स एंड माइनर्स
ऑफ मैट्रिक्स। हम सबसे पहले बात करेंगे कि कोफैक्टर और माइनर्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इनका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये एडजॉइंट के अंदर ही आ जाएगी हेडिंग कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास A इक्वल टू गिवन है। लेट A इक्वल टू हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3, दूसरा है 5 0 4 और थर्ड रो जो है हमारी वो है 2 6 7। ये हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया है। अब हम इसके कोफैक्टर्स और माइनर्स पहले निकालना सीखते हैं। तो कोफैक्टर का मतलब क्या होता है और माइनर्स का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हमको ऐसे याद रखना है। कोफैक्टर का मतलब होता है, कोफैक्टर का मतलब तो नहीं, कोफैक्टर को बोलेंगे, कोफैक्टर का को साथ में हम लेंगे विद साइन और माइनर को हम लेंगे विदाउट साइन। कोफैक्टर लेंगे विद साइन और माइनर्स लेंगे विदाउट साइन। अब ये साइन क्या है, साइन का मतलब अभी हमने जो ऊपर लिखा था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखो कोफैक्टर को हम C से डिनोट कर लेते हैं और माइनस को जो है वो M से डिनोट कर लेते हैं। तो जैसे इसका जो पोजीशन है वो तो ये है, अगर हम कोफैक्टर देखेंगे तो कोफैक्टर को C से डिनोट करेंगे और माइनस को M से। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 1, यानी A11 जिसकी वैल्यू क्या है 1। A11 कौन सा है, पता चल रहा है ना, ये A11 है, A12 है, ये A13 है, ये A21 22 23 और 31 32 और 33। A11 का मतलब ये इसकी पोजीशन की बात हो रही है। तो 1 की जब हम लेंगे तो देखो इसको क्या लिखा है कोफैक्टर विद साइन, तो इस A11 का साइन कितने का है, प्लस का है, तो प्लस ले लिया। और जैसे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हो ना, तो क्या करते हो 1 के नीचे का और 1 के साइड का गायब कर देते हो, बाकी जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी है, 0 4 ले लिया, 6 और 7 ले लिया और फिर इसको सॉल्व किया तो 0 माइनस 24, तो ये माइनस 24 आ गया। तो कोफैक्टर हो गया माइनस 24 किसका, A11 का। अब जरा इसका माइनस भी निकाल देते हैं। माइनस ऑफ A11 क्या होगा, इसका नाम है C11। माइनस ऑफ A11 यानी 1, इसका नाम हो जाएगा M11। इसको विदाउट साइन लेना है, मतलब बाहर साइन कुछ लेना ही नहीं, तो बाहर प्लस लो या ना लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और वैल्यू वही 0 4 6 7, यानी कि वैल्यू आ जाएगी माइनस 24। यानी कि A11 जो है उसका कोफैक्टर निकालो चाहे उसका माइनर निकालो, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, कोफैक्टर भी माइनस 24 आ रहा है और माइनस भी माइनस 24। ऐसा क्यों हो रहा बता, क्योंकि जहाँ जहाँ पर साइन प्लस का है, जैसे ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस के है, ये प्लस के, ये पोजीशन में हमेशा कोफैक्टर और माइनर सेम होगा। और जो बाकी जो 4 जगह पर है, जैसे कौन कौन सी, A12 है, A21 है, A32 है और A23 है, वहाँ पर माइनस का डिफरेंस आएगा। तो वहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब वैल्यू सेम आएगी, बस साइन अलग हो जाएगा। अगर कोफैक्टर पॉजिटिव है तो माइनर नेगेटिव, और अगर कोफैक्टर नेगेटिव है तो माइनर पॉजिटिव, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A12 की वैल्यू क्या है 2 और इसको C12 बोलेंगे। और अब इसमें जो साइन लेंगे वो माइनस साइन के साथ, देखो यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है ना, ये साइन जो है वो C12 में यही तो आएगा 12 वाला साइन, तो ये माइनस का है। तो अब क्या होगा, कौन किसके नीचे का गायब होगा,
तो इस तरीके से हो जाएगा कि इसके साथ का ये पूरा का पूरा गायब और उसके नीचे का भी गायब, ये पूरा गायब। तो अब बचेगा 5427। भाई सामने का गायब हो गया और नीचे का गायब हो गया, तो 5427। तो ये हो गया 5 4 2 और 7। तो माइनस के साथ क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35 -8, तो ये आ गया -27। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब अच्छा माइनर्स की बात करो, माइनर्स ऑफ A12 यानी कि 2, इसको हम M12 बोलेंगे। यहाँ पर कोई साइन कन्वेंशन लेना ही नहीं होता, वैल्यू तो वही सेम आएगी। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, +27। अब बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी को फैक्टर और माइनस में डिफरेंस क्या है, और इनका रेशियो भी अगर हम पूछें कि क्या होगा, तो इनका रेशियो या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। भाई अगर ये पोजीशन जहाँ पर प्लस प्लस है, तो ये 5 जगह पर को फैक्टर और माइनर का रेशियो जो है वो हमेशा +1 आएगा। देखो यहाँ C11 निकालो और M11 निकालो, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, +1 आएगी। और अगर यहाँ पर निकालोगे आप को फैक्टर ऑफ 12 और M12 निकालोगे, तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अब जरा बताओ अच्छा को फैक्टर ऑफ A13 क्या हो जाएगा। A13 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 का को फैक्टर निकालना है, इसका नाम है C13। तो प्लस माइनस अब ये हो जाएगा प्लस के साथ, और कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, 3 के नीचे का और 3 के साइड का ये गायब हो गया, 3 के नीचे और 3 के साइड ये गायब। तो 5026, तो 5026 आया यहाँ पर, 5026। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 30 - 0, तो ये आ जाएगा 30। को फैक्टर के बाद अगर माइनर की बात करूं, माइनर ऑफ A13 क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा M13। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ, नहीं सॉरी, अरे भाई माइनर में तो साइन हम लेते ही नहीं है, तो माइनर का में तो कोई साइन लेना ही नहीं, लेकिन वैल्यू सेम है 5026, तो ये भी 30। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि को फैक्टर और माइनस में क्या डिफरेंस है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बस एक को साइन कन्वेंशन के साथ लेना है और एक साइन कन्वेंशन के अपोजिट लेना है, मतलब साइन कन्वेंशन नहीं लेना है हमको। अब जरा निकालते हैं को फैक्टर ऑफ A11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, अब 21 ले लेते हैं। तो 21 की वैल्यू क्या है, A21 की वैल्यू है 5। तो अब इसको भी साइन कन्वेंशन में माइनस के साथ लेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, देखो पहले प्लस आया तो अब फिर माइनस आ गया। अब 5 के सामने वाला और 5 के ऊपर वाली लाइन गायब कर दो, तो 2 3 6 7 आ जाएगा। माइनस ऑफ 7 2 जा 14 -18, तो ये आ गया प्लस का 4। माइनस जब आप इसमें निकालोगे, माइनस ऑफ A21, इसकी वैल्यू 5 थी, और इसको हमने लिखा है C21, और इसको लिखेंगे M21, और ये तो विद साइन होगा कि विदाउट साइन होगा, तो इसमें तो साइन कन्वेंशन लेना ही नहीं, तो बाहर प्लस ही आएगा। तो 2 3 6 7 में 14 -18, तो ये -4 आ गया। ऐसी सभी की वैल्यू निकाल ली है, को फैक्टर ऑफ A21, को फैक्टर ऑफ A22। A22 क्या है, 0 है, देखो बीच में 0 दिख रहा है ना, तो ये 0 हो गया। तो को फैक्टर ऑफ A22 जो है वो 0 का हमें निकालना है, C22। तो अब इसका साइन क्या होगा, भाई पहले माइनस लिया, अब प्लस लेंगे, तो प्लस ले लिया। 0 के साइड और 0 के सामने का सब गायब, तो कौन से पोजीशन आ जाएगी, देखो ये वाली।
अब हम क्या करेंगे, जीरो के ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों गायब करेंगे। तो 1327, भाई जीरो के सामने और जीरो के नीचे वाली रो गायब हो गई, जीरो वाला कॉलम 206 गायब और 504, तो 1327, 1327। तो 7 माइनस 6 यानी ये वैल्यू क्या आ गई, 1। को फैक्टर आ गया तो माइनर ऑफ भी आ जाएगा, माइनर ऑफ A22 यानी कि 0, इसका नाम है M222, और यहाँ पर तो कोई साइन लेते ही नहीं है, तो 1327, तो 7 माइनस 6, तो ये भी वैल्यू सेम आ गई। सिमिलरली को फैक्टर ऑफ A23 ले लेते हैं, A23 क्या है, 4, तो फिर ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, A23 यानी कि 4 का लेना है। तो अब कौन सा गायब होगा, देखो 4 के सामने वाला और 4 के ये ऊपर वाला, तो 1 आएगा, 2, 2 और 6, तो 1226, तो 1226, तो माइनस ऑफ 6 माइनस 4, तो ये -2, बाहर माइनस लगा है और 6 माइनस 4 2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A23, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है C22 और इसका नाम है M 23 है ये, तो M23, और यहाँ पर कोई साइन कन्वेंशन नहीं, तो 1226, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 3 और बचे हैं, उनको भी निकाल लेते हैं। को फैक्टर ऑफ A31, A31 की वैल्यू क्या है, तो A31 जरा देखते हैं, है 2, A31 की वैल्यू है 2। को फैक्टर ऑफ A31 मतलब 2 का को फैक्टर निकालना है। तो अभी को फैक्टर माइनस का आया था, अब इसको प्लस ले लेंगे। अब 3 के अपोजिट और 3 के सामने देख लेना है 3 1 में, एक मिनट, ये 2 आया है ना, हमने क्या लिखा है, 2, तो 2 के अपोजिट और 2 के साइड का ये गायब कर दो। कौन कौन सा गायब होगा, एक तो 2 के ये सामने वाला और एक ये पूरी की पूरी में, 2304, ये आ जाएगा 2304, तो ये हो गया 2304, और प्लस साइन के साथ आ रहा है, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 0, तो ये वैल्यू 8 आ गई। तो माइनस भी आ जाएगा इसका, माइनस ऑफ A31, और इसकी वैल्यू भी 2 है, ये हो गया M31, और ये है C31। ये वैल्यू क्या दे देगा, इसमें तो विदाउट साइन होता है, तो 2304, तो ये वैल्यू आ गई 8। को फैक्टर ऑफ, पता है ये सारे के सारे मैं क्यों निकाल रहा हूँ, वैसे तो तुम्हारे भरोसे छोड़ सकता हूँ मैं, लेकिन मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी एडजॉइंट निकालने वाला हूँ ना, तो ये सब अभी यूज़ हो जाएंगे। एडजॉइंट में भी यही सब निकालना है, तो इसलिए मैं सारे निकाल रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं छोड़ देता इसको। को फैक्टर ऑफ A32 कितना होगा, देख लेते हैं। को फैक्टर ऑफ A32, तो A32 का नाम क्या है, A32 कौन सा है, 6, तो 6 के ऊपर और 6 के नीचे गायब हो गया, 6 के साइड वाले और 6 के ऊपर के सारे, तो 1354, 1354, और ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि अभी ऊपर जो है वो प्लस के साथ को फैक्टर आया था, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो ये 11 आ जाएगा, वो भी प्लस का 11। तो को फैक्टर ऑफ A32 आ गया। अब माइनस भी निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ A32 जिसकी वैल्यू 6 है, उसको हम बोलेंगे M32, इसको क्या बोलना है, C32, मतलब को फैक्टर ऑफ 32, और ये है माइनस ऑफ 32, तो 1354,
ये तो वैल्यू -11 दे देगा, 4 - 15 -11। बस अब एक और बचा हुआ है, इसके बाद हमारा एडजॉइंट का भी काम हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ A33 की वैल्यू है 7, और ये फिर प्लस साइन के साथ हो जाएगा। 7 के सामने वाले और 7 के ऊपर वाले सब गायब। कौन कौन बचेगा देखो, एक ये 7 के सामने का गायब हो गया इधर वाला, और एक इधर वाले गायब। तो कौन कौन से, ये 3 4 7 और 2 6 7 गायब, तो 1 2 5 0, 1 2 5 0। ये हो गया 0 -10, तो -10। और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, वैसे माइनस की ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमने सारे निकाल लिए पेशेंस के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 माइनस की इतनी खास ज़रूरत भी कहीं नहीं पड़ने वाली, लेकिन को फैक्टर ज़रूर आपको हर जगह मिलेगा। तो ये हो गया 1 × 0 0 -10, ये -10 ये दिया। तो इस तरीके से हमने देखा को फैक्टर और माइनर्स निकालना। ठीक है, को फैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, क्योंकि इसके बाद एडजॉइंट ऐसे ही निकलने वाला है। इसको क्या मैं रिपीट करूँ कि क्लियर हो गई बात? ओके। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो हमने हेडिंग लिखी हुई थी उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, और इनके बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने ऊपर किया यही एडजॉइंट में हमें करना होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, पहले हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन होगा, उनकी पोजीशन भी हमको पता होगी, A11 A12 A13, इन सब की पोजीशन के कोफैक्टर्स हम पहले निकालेंगे, और जब हमारे इन पोजीशन के कोफैक्टर्स आ जाएंगे तो उनको उनकी जगह पे सेट कर देंगे, तो कोफैक्टर से बनने वाला एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। और जैसे उसका ट्रांसपोज कर दोगे, पहले हमको ये मैट्रिक्स गिवन है, जैसे ये 3/3 का गिवन था, तो हमने सबके कोफैक्टर निकाले, सबके कोफैक्टर को उनकी पोजीशन में सब जगह पे रख दिया, और जो भी मैट्रिक्स नया आया है उसका नाम हो गया बी, ये बी एक नया मैट्रिक्स मिल गया। और फिर इसका भी ट्रांसपोज कर दिया, जो बी मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इफ एवरी मैट्रिक्स, if every element sorry if every element of a square matrix, if every element of a square matrix A be replaced by its cofactor, if every element of a square matrix A be replaced by its cofactor in A, then the transpose of matrix so obtained is called
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। and it is denoted by ए डी जे और ब्रैकेट में ए, ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को। ठीक है, कोई मैट्रिक्स फिर से एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स ए गिवन होगा, उसके हम कोफैक्टर सारे पोजीशंस के निकालेंगे, 1 1 1 2 1 3, जैसे ऊपर अभी हमने सारे निकाले हैं, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3, सबकी वैल्यू निकालने के बाद एक उनकी पोजीशन पे रख देंगे तो एक नया मैट्रिक्स बी बन जाएगा, और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, बी का ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर एडजॉइंट ए आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तब बात क्लियर होगी। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इक्वल टू, वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन ले लेंगे, फिर से दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 5 0 4 और 2 6 7। हमको बताना है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबके कोफैक्टर की वैल्यू निकालेंगे और उन कोफैक्टर्स की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे उनकी पोजीशंस पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C11 कितना आया था, ऊपर से देख लेंगे। C11 देखना है, C12 C13 ये सब देखना है, फिर C21 लेना है, C22 लेना है, C23 लेना है, और फिर C31 लेना है, C32 लेना है और C33। इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम ऊपर अभी इतनी मेहनत कर चुके हैं, तो ज़रा उसको वहाँ से देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि C11 कितना आया था, तो -24, फिर C12 -27 और फिर C13 आया है 30। ठीक है, वन कितना कितना आया है, -24 -27 और 30। -24 -27 और ये आया है 30। फिर C21 को देख लेते हैं, 21 कितना आया है, 4 1 और तीसरा है -2, 4 1 -2। तो ये लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हो गई 4 1 और -2। अब C31 C32 C33 और देख लेते हैं। तो C जो है वो 31 आया 8 11 और -10, 8 11 -10, इसीलिए हमें सारे निकालने पड़े थे वहाँ पे। ये हमने निकाल लिए कोफैक्टर्स ऑफ ए। ये सबके कोफैक्टर्स हमने ऊपर मेहनत करके जो निकाले थे, तो ऊपर से सब यहाँ पर देख के रख दिए। अब इनसे बनने वाला एक मैट्रिक्स बी बन जाएगा, उनको सबको उनकी पोजीशन पे रख देते हैं। तो ये हो गया -24 -27 30 4 1 -2 8 11 और -10। अब यहाँ पर लिखा हुआ था कि क्या करते हैं, एडजॉइंट में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, सबको रिप्लेस कर देते हैं उनके कोफैक्टर से, और जो नया मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सो ऑब्टेन इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -24 4 8 -27 1 11 30 -2 -10। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बी ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। -24 -27 30
4 1 -2 8 11 और -10, ये एडजॉइंट निकालने का पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसमें किसको प्रॉब्लम है वो बताएगा, कैसे आया, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर नहीं समझ आया। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब अगर क्वेश्चन 2/2 का एडजॉइंट मैट्रिक्स हो, क्वेश्चन है ए की वैल्यू हमको गिवन है 2 3 1 और 4, और इसमें भी हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बताना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखो 2/2 तो बहुत इजी होता है। 2/2 कैसे करेंगे, को फैक्टर ऑफ, यहाँ पर मैं सब फिर लिख के दिखा देता हूँ, A11 यानी कि 2, और इसको प्लस साइन के साथ लोगे, तो प्लस साइन के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे का और इसके साइड का गायब हो गया सारा, तो ये कैंसिल कर देते हैं और ये कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचा सिर्फ 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। को फैक्टर ऑफ A11 के बाद A12 जब लोगे तो A12 है 3, तो प्लस के बाद यहाँ माइनस साइन के साथ लेंगे, अब उसके नीचे का और उसके साइड का गायब कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से को फैक्टर ऑफ A21 ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 है, इसको फिर माइनस साइन के साथ, प्लस माइनस माइनस प्लस, यही तो होगा ना। देखो यहाँ पर साइन कन्वेंशन ये ऊपर लिखा हुआ है 2/2 का साइन कन्वेंशन, उसी से तो निकल आएगा, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये देखो यहाँ पर इसी से हम निकाल देंगे। सिर्फ हमें 2/2 का चाहिए तो सिर्फ इतना ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अब हमने 2/2 का भी निकाल दिया। तो ये माइनस साइन के साथ आ गया, तो 1 गया, 1 का चाहिए हमको तो 1, और 1 के ऊपर का गया तो -3, और को फैक्टर ऑफ A22 निकाल देते हैं। A22 का मतलब हो गया 4, 4 के नीचे और साइड का सब गया तो +2 हो गया। अब इनको इनकी पोजीशन पे रख देते हैं तो B आ जाता है, तो 4 -1 -3 और 2, और जैसे इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो फिर हमारा एडजॉइंट आ जाएगा 4 -3 -1 और 2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसका वैसे सब्जेक्टिव में जब करोगे तब तो तुम्हें ऐसे ही याद रखना है, पूरा ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो फिर बहुत इजी हो जाएगा वो याद रखना। कैसे, क्योंकि अगर हम देखें तो देखो ये हमारा मैट्रिक्स गिवन था 2 3 1 4, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 -3 -1 और 2, तो इन दोनों में एक खास रिलेशन है। क्या रिलेशन है ज़रा बताओगे। प्रिंसिपल की पोजीशन चेंज कर दी गई है, देखो ना, 4 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 4 आ गया, और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज कर दिया गया, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक शॉर्टकट हो जाएगा 2/2 के लिए। हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है। तो ये लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में यूज़ करेंगे। सब्जेक्टिव में आंसर ज़रूर चेक कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में यूज़ नहीं करेंगे इसका। क्या याद रखना है हमको, प्रिंसिपल की पोजीशन चेंज होगी
और सेकेंडरी का साइन पी पी और एस एस। प्रिंसिपल की पोजीशन, पी का मतलब प्रिंसिपल से है, प्रिंसिपल डायगोनल, और इस पी का मतलब पोजीशन से है। प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन चेंज होगी, और एस एस तो आप जानते ही हैं, शैलेश श्रीवास्तव। और क्या, सेकेंडरी का साइन, सेकेंडरी डायगोनल जो है, सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है साइन। ठीक है, तो पी पी एस एस अगर आप याद रखते हैं तो 2/2 का जो है वो एडजॉइंट आप सीधे निकाल सकते हैं। पी पी और एस एस बस आपको याद रखना है, प्रिंसिपल की पोजीशन और सेकेंडरी का साइन, पी पी एस एस बस आप ध्यान रखें। उससे आप 2/2 का कोई भी मैट्रिक्स हो उसका आंसर बता सकते हैं डायरेक्ट। जैसे देखिए ए की वैल्यू यहाँ गिवन है पी क्यू आर एस। अब आप बताएंगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, बताइए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा 2/2 के लिए। प्रिंसिपल की पोजीशन चेंज कर दो, तो पी और एस है तो एस और पी कर दो, और सेकेंडरी का साइन चेंज कर दो तो माइनस आर और माइनस के। सीधे एक लाइन में एडजॉइंट ए का जो है आंसर आ जाएगा। अब बताइए इसमें किसको प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी किसी को डाउट है इसमें? 2/2 के शॉर्टकट में हम अगले टर्म में 3/3 का भी शॉर्टकट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का 3/3 का शॉर्टकट, जो कि एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। और ये मान के चलिए आप कि एडवांस में एडजॉइंट पूरा 3/3 का निकालना ही पड़ता है, तो फिर उसका अगर हमें शॉर्टकट पता होगा तो हमारा टाइम जो है वो बचेगा। इसलिए 3/3 का भी शॉर्टकट है आपके पास, लेकिन उसको अगले टर्म पे हम बात करेंगे। ठीक है, 2/2 का आप ध्यान रखें, प्रिंसिपल की पोजीशन और सेकेंडरी का साइन। यहाँ तक अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। ओके, नहीं है तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका। आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है जरा इनका। क्वेश्चन है हमारा, ए की वैल्यू गिवन है 1 - 1 2, 1 - 1 और 2, 2 3 5 और -2 0 और 1। फाइंड एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बताना है। आंसर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको एक कंफ्यूजन ना रहे। 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। तो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं 2/2 का। ठीक है, एक ये आपका होमवर्क हो जाएगा। एक 2/2 का भी लिख लेते हैं, 2 3 5 और -2। तो इसका तो आंसर आप डायरेक्ट देख के बता देंगे क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। प्रिंसिपल की पोजीशन चेंज कर दिया, -2 और 2 हो गया, और सेकेंडरी का साइन चेंज कर दिया, -5 और -3 हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल की पोजीशन और सेकेंडरी का साइन। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी में मैट्रिक्स चैप्टर में नहीं मिलेगी, डिटरमिनेंट्स में मिलेगी। डिटरमिनेंट्स में आप ढूंढेंगे इसको, तीसरी चौथी एक्सरसाइज है, तो उसके सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। एक्चुअली मैं उसमें जो है वो एनसीईआरटी में मिक्स करके दिया हुआ है, डिटरमिनेंट्स चैप्टर के अंदर भी मैट्रिक्स है। हम पहले पूरा मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, फिर डिटरमिनेंट्स में पहुँचेंगे।
तो हमें वही करना है। डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज देखोगे आप तो उसमें मैट्रिक्स का मिलेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, आगे आप जाके ढूंढ सकते हैं, और फिर उसके क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे हम करेंगे, इसका शॉर्टकट करेंगे और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। और हाँ, इसकी खास प्रॉपर्टीज़ बहुत जेई के पेपर में आती है इसकी, तो उन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे और उनको लर्न करेंगे, और साथ में उन पे बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज फिर इतना ही करते हैं।